आज के इस चर्चा का उद्देश्य यह है कि आप के स्वप्न क्या हैं। जो बहुत सुंदर वर्णन प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने किया कि अगले 25 साल अमृतकाल के रूप में, हालांकि उसमें से एक साल निकल गया, अब 24 साल मुझे कहना चाहिए, अमृतकाल के रूप में हों। लेकिन वो अमृतकाल तब होगा जब हम लोग अमृत मंथन करेंगे। तो आज ये मंथन का ही हिस्सा समझा जाए। और मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा कि आपका स्वप्न क्या है और समाज कल्याण विभाग उसमें किस तरीके से अपना योगदान कर सकता है, क्योंकि आप सब साथी किसी ना किसी तरीके से समाज कल्याण का काम ही कर रहे हैं। हमारा कलेक्टिव एम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि हम एक कंपैशनेट सोसाइटी बनाएं। हम हर साल एक कोई टॉपिक उठाते हैं, जैसे हमारी कैंपेन होती है गिव कैंपेन, उसमें हम सोसाइटी को गिव बैक करते हैं। जैसे हेल्थ केयर में हम लोगों की सर्जरीज करवाते हैं, हम लोगों को जितना भी मेडिकल एड दे सकते हैं देते हैं। एजुकेशन में हम बच्चों की फ़ीस पे करते हैं। फिर इस साल का हमारा 2022 का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव था, वो हमें एक दिन में मोस्ट ब्लड डोनेशंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का हमने एम सेट किया था। तो उसके लिए लखनऊ से 500 प्लस डोनेशंस एक दिन में हुए थे। बहुत सारी लड़कियां अपनी लाइफ भी मतलब खो देती हैं, क्योंकि जब उनके पीरियड्स आते हैं तो उनके साथ काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ख़राब चीज़ें कर दी जाती हैं। तो हम लोग का एक बहुत मतलब एक मोटिव है कि हम लोग स्लम एरियाज़ में जाते हैं और इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि ये और जो मिथ्स होते हैं इसके बारे में वो सब क्लियर करते हैं और उनको यूज़ मतलब बताते हैं कि मतलब सेफ़ मतलब आप इसे यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। तो जो लोग ऐड होते हैं हम लोग उनसे एक कंडीशन रखते हैं कि अगर आप एनजीओ से ऐड हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट मिनिमम आप 50 रुपीज़ हर मंथ करें। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, बट 50 इज़ लाइक एवरीवन कैन डोनेट। बट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो मैटर नहीं करता इतना। फिर वो जो डोनेशन आता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उसको हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और फिर वहाँ से ही जो सोशल मीडिया के थ्रू आता है बस वही है हम लोग के पास। एक सभी लोग सवाल पूछूंगा ये कि क्या आपने क्राउड सोर्सिंग या क्राउड फंडिंग की और क्या अनुभव रहा? जिसका सफल अनुभव रहा हो पहले मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद ये भी जानना चाहूँगा जिसका कम सफल रहा या प्रॉब्लम हुई। सर, सबसे पहले हम लोगों को एक कैंपेन बनाना होता है, एक नाम देना होता है उस कैंपेन को, जो हम मिलाप पे या फिर केटो, बहुत सारे पेजेस हैं जिनके ऊपर हम, वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम कर सकते हैं। सर बेसिकली क्राउड फंडिंग में चेन बनानी होती है हम लोगों को कि एक इंसान कितने ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाता है। तो हम लोगों ने अपने एंड से ये करा कि हमने अपने वॉलंटियर्स में शेयर किया और सबसे बोला कि आपको 3 लोगों तक रीच आउट करना है एंड देन उनको 3 तक रीच आउट करना है। इसी के साथ सर अराउंड हम लोगों ने 1,75,000 रेज करा। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं, उसमें सैनिटरी नैपकिन्स बहुत सस्ते रेट पे मिलता है। मैं सबको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग डोनेट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है और मतलब सबसे कम रेट पे भी मिलता है। 7 रुपये का पैकेट जिसमें 7 पैड्स होते हैं सर, वो हम लोग ने लिया। और नॉर्मल पैकेट जो होते हैं वो 25 रुपीज़ का एक पैकेट होता है, 25 to 30 रुपीज़ का होता है, वो लिया। उससे हम 40,000 से भी ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाए। पैकेट वाइज हमने कोशिश करी। तो एक छोटा सा इंसिडेंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा क्राउड फंडिंग का, वो एक फेलोशिप है हमारी, माई लाइफ मेरे फैसले करके। उसमें हम लोग फेलोज चुनते हैं 6 महीने के लिए और उनको ग्रास रूट लेवल पे एक करिकुलम इम्प्लीमेंट करना होता है जो यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग के अराउंड है, जो कि SRHR और अर्ली चाइल्ड मैरिज पे काम करता है। तो हमारा ही एक फेलो था जिसने काकोरी ब्लॉक में एक UPS भरोसा करके स्कूल है, वहाँ पे जब वो सेशन इम्प्लीमेंट कर रहा था उसे पता चला सैनिटरी नैपकिन, जैसे कि अक्षत ने बोला कि वहाँ पे इशू बहुत था सैनिटरी नैपकिन्स का और वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो वो मास्टर्स कर रहा था, मास्टर इन सोशल वर्क, और उसने खुद से इनिशिएटिव लिया और उसने 1,000 रुपये बेसिकली एक वीक के अंदर अपने ही अंदर से उसने जमा किए और स्कूल में जैसे कि बताया 1,000 पैड उसने डोनेट किए। अगर आपने बात की ओवरऑल क्या चल रहा है, तो FCRA का नया रेगुलेशंस की वजह से कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग मैंने अपने जो भी काल है उसमें कम होते हुए देखी है, स्कैरसिटी आते हुए देखी है उसके लिए। और CSR फंडिंग भी थोड़ी मान लीजिए 60% CSR फंडिंग मोस्टली गवर्नमेंट्स को ही वापस उनके इनिशिएटिव्स में ही चली जाती है। CSR में हम लोग को बहुत काम करने की ज़रूरत है।
मैंने देखा कि CSR में जितना यूपी का अनुपात बनता है, हम उसका बहुत कम हिस्सा अभी तक ले पा रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स में भी और NGOs में भी। तो इसमें बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और बहुत स्कोप है इसमें। थोड़ा सा मैं एडवाइस करना चाहूँगा, क्योंकि हर कॉर्पोरेट या PSU जिसकी CSR ऑब्लिगेशन है, उन्होंने अपने कोई फोकस एरियाज चुन रखे हैं और उस फोकस एरिया पे वो काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और आप ऐसे कॉर्पोरेट के पास पहुंचे जिसने स्वावलंबन की ओर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर चुन रखा एरिया, तो वहाँ जाना बेकार हो जाएगा, आपको गलत दरवाजे में खटखटा रहे होंगे। दूसरा ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि इस साल जो गवर्नमेंट PSUs हैं उनके लिए एक फोकस एरिया चिन्हित किया गया है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो अगर आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करते हैं तो ये समय है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास जाने का और वहाँ से फंडिंग लेने का। और ये आप ज़रूर जानते होंगे कि कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट या PSU, उनका एक पहले ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। तो मुझे लगता है फंडिंग में CSR का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग को और इमेजिनेटिव होने की ज़रूरत है और ज़्यादा फंडिंग हम लोग उसमें निश्चित रूप से ले पाएंगे। एक और बहुत फंडामेंटल और सेंसिटिव सवाल मैं पूछना चाहूँ लोगों से, केवल अपना व्यक्तिगत बताएंगे कि आप क्या किसी तरीके से भेदभाव का शिकार अपने आप को महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और आपकी जो फीलिंग है वो भी, और उसका हल है, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे, उस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे आयाम हैं और उसको समझना भी ज़रूरी है। सरकार सोचे कि हमने सब कुछ समझ लिया और कर रहे हैं, वो गलत होगा। हमको फीडबैक लेना चाहिए, लेते भी हैं, और उसके हिसाब से अपने प्रतिक्रिया को, रिस्पांस को हम लोग चेंज करते हैं। मेरी एक टीम है नुक्कड़ नाटक की। तो हम लोगों ने जब शुरू किया था तो एक बात बहुत क्लियर थी कि पैसे तो नहीं है हमारे पास, हम कॉलेज जाने वाले लोग हैं या अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो लोग हैं। तो हमने अपने स्किल को यूज़ में लाया था, बिकॉज हम मतलब ये समझते थे कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन लाने के लिए या उसके लिए चेंज लाने के लिए पहले बात होनी ज़रूरी है। तो हमारा नुक्कड़ नाटक उसी बात को शुरू करता था। पर जो हमारी टीम है वो पूरी लड़कियों की है, इसमें लड़के पार्टिसिपेट नहीं करते। इट इज़ अ विमेन लेड एंड विमेन परफॉर्म्ड नुक्कड़ नाटक। सो उसी में हमने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम मिशन शक्ति में कई बार गए हैं कॉलेज की तरफ से या अपनी तरफ से विमेन एम्पावरमेंट और अलग अलग चीज़ों पे बात करने के लिए। तो पहली बात तो लड़कियों को देख के लोग पहले ही सोच लेते कि ये क्या ही परफॉर्म करेंगी, और उसके बाद पूरा नुक्कड़ होने के बाद भी जैसे हमने कोई बहुत सेंसिटिव मुद्दा ले लिया तो वहाँ से जो मोस्टली उस स्लम के आदमी हैं वो पहले एग्जिट ले लेंगे, और अगर उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियाँ अगर आके हमसे बात कर रही हैं कि नो आई रिलेट टू दिस, ये हुआ है या मैंने देखा है या मेरे साथ हो रहा है, तो मतलब उनको बात करने भी नहीं दिया जाता है कि आप एक अनजान को जाके अचानक से क्यों बता रहे हो। तो स्लम में वो बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, यहाँ पे इशू आ रहा। तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब हम जेंडर इश्यूज को लेके वो करते हैं कि यूजुअली हम बहुत ही अंडर प्रिविलेज किड्स के साथ काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो बैकग्राउंड है वो ना, उनके घर में इतना एजुकेशन है, एंड जेंडर इक्विटी जैसी कोई चीज़ जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग ने फेस की थी वॉज कि बच्चों को एक साथ बैठाना, मतलब क्लास में लड़का लड़की अलग अलग रो में बैठे हैं, और एक बहुत बेसिक लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वो एक दूसरे की तरफ उनको देखना अलाउड नहीं है। हम स्कूल्स के साथ कोलैब करते थे, तो बेसिकली वहाँ के स्कूल का ही माहौल ऐसा था कि वहाँ के हेडमिस्टर्स या हेडमास्टर या टीचर्स ऐसे होते थे कि दे यूज टू टेल अस कि नहीं, आप लड़का लड़कियों को एक साथ एक्टिविटीज़ नहीं करा सकते हैं, आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे माहौल में मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात करना, जेंडर इक्विटी के बारे में बात करना, हम थ्योरी में तो पढ़ा सकते हैं उन्हें, बट उन्हें एक एग्जाम्पल दिखाना कि हम फेलोज साथ में काम कर रहे हैं, लड़का लड़की, आप भी नॉर्मली काम कर सकते हो, वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं जो
एक्चुअली में आपके साथ फ्लेक्सिबल होने को रेडी नहीं होते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वन इशू जिसमें अभी भी काम कर रही हूँ मैं पर्सनली भी, टू अंडरस्टैंड इट कि कहाँ इशू है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को. मैं समझ रहा हूँ जिस बात को आप रख रही हैं, और हम लोग सभी इसको देखते हैं, और शायद ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले, 25 साल पहले या और पहले, मैं अपने गांव जाता था तो जो भोजन होता था किसी शादी में या किसी समारोह में, तो महिला और पुरुष अलग अलग खाते थे, पंगत में बैठते थे, अलग खाते थे. अब पंगत में बैठना कम हो गया. अब गांव में भी जाओ तो लोग बुफे या टेबल पे ही खा रहे होते हैं. तो और अब भी लगभग साथ ना खाने की ही परंपरा है, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी है. और बहुत सी जगहों पे आपको कोई ऐसा सेग्रीगेशन नज़र नहीं आता. क्यों है, कैसे है, ये तो शायद इस पर PhDs लिखी जा चुकी होंगी, लेकिन क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है? ऐसा भी अजम्पशन नहीं कर सकते कि नहीं, इसको चेंज करने की ही ज़रूरत है. लेकिन आई थिंक राइट टू चूज़ होना चाहिए इसमें, और आप उस पर काम कर रही हैं, अच्छी बात है. जो लोग चूज़ करें उनको हम इनकरेज करें. और पुनः सोसाइटी की जो सिचुएशन है, लोगों के अपने अपने परसेप्शन है. वी आर अ बंडल ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से शायद ये रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी ने लागू किए हैं. फॉर्मली नहीं, लीगली नहीं, लेकिन इनफॉर्मली हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से हैं. तो अच्छी बात है. ये इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे, बट मे बी सेग्रीगेशन बोलेंगे जो है. मैं वापस मैं डिस्क्रिमिनेशन पे आता हूँ, भेदभाव पे. आपको अपने लिए शायद कहने में थोड़ा कष्ट भी होता है, पर आपको दिखता है समाज में कि दूसरे के प्रति भेदभाव हो रहा है. खासकर आप लोग, सभी लोग ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे बड़ों के साथ काम कर रहे हैं जो किसी न किसी कारण से आर्थिक या समाज से बाकी लोगों से पीछे हैं. तो अगर पीछे हैं तो ये अध्ययन करते हैं, इस पे मंथन करते हैं कि क्यों पीछे हैं और कैसे उनको आगे लाया जाए. तो मतलब पहले हमें डिस्क्रिमिनेशन को समझना पड़ेगा और तभी उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा. केवल एक हम सरकार का प्रोजेक्ट लाए स्वावलंबन का, इतने हम सब्सिडी देते हैं, इतना ये देते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन उसका लिंकेज बहुत ज़रूरी है समझना. इस पे कोई प्रतिक्रिया साथी देना चाहिए? तो सर मेरे दो एक हैं जो मैं आप सबके सामने लाना चाहूँगा कि एक तो स्टीरियोटाइप्स, एक स्किल्स पे स्टीरियोटाइप होता है कि जैसे लड़कों के साथ ज़्यादातर होता है कि जैसे लड़का अगर खाना बनाना चाहता है घर पे या उसको शौक़ है तो जनरली नहीं दिया जाता है. लेकिन जितने भी आप रेस्टोरेंट देखें, जितने भी बड़े बड़े होटल देखें, शेफ्स सारे लड़के हैं, सारे लड़के हैं. मैक्सिमम तो लड़के ही हैं. आपको जब भी आप शेफ़ को बात करेंगे तो मैक्सिमम लड़के ही हैं, क्योंकि बाहर निकल के कमाने का एक जो स्टीरियोटाइप है वो लड़कों के पास है, लेकिन घर बैठ के खाना बनाने का स्टीरियोटाइप लड़कियों के पास है. सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारे लड़कियों के काम है. लेकिन आप बाहर जाएंगे, टेलर्स, मास्टर जो होते हैं वो मास्टर, मतलब वो ज़्यादा आपको जेंट्स दिखेंगे. बड़े बड़े डिज़ाइनर्स यहाँ पे हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं वो कुछ उसमें लड़के भी हैं. तो एक जो स्टीरियोटाइप स्किल के ऊपर है वो हमेशा से चल रहा है, जो कि एक भेदभाव है महिला और एक पुरुष के साथ चल रहा है. तो ये एक डांसर्स के साथ भी है. मैं एज अ डांसर मैं क्लासिकल करता हूँ, तो पंडित बिरजू महाराज के नाम सब जानते हैं, कितनी उन्हें प्रख्यात अपने इंडिया को प्रेजेंट किया है. लेकिन अभी कोई घर से कोई अगर करना चाहेगा क्लासिकल तो हर माँ हर बाप उनको मना करेंगे कि नहीं, कि हमारे समाज में क्या है. लेकिन वही डांस वो कुछ और कर रहा है तो ठीक है, बट क्लासिकल नहीं कर सकते. तो एक ये चीज़ हमने कोशिश करी है कि ये स्लम में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो पहले पढ़े, बट अगर वो पढ़ाई में नहीं जाना चाहते हैं, अगर उनके अंदर कोई स्किल है तो कोई भी उनको रोके ना वो स्किल अपना एनहांस करने से और उसको स्किल को आगे लेके जाने से, चाहे वो अच्छा दौड़ता ही क्यों ना हो. तो एक ये चीज़ होती है ना जो हमेशा स्टार्टिंग से माँ बाप को देखनी होती है कि हमारा बच्चे की रुचि किस तरफ है. तो उसके रुचि देखने के लिए उसको हर चीज़ करनी ज़रूरी है, आप रोके ना उसको. तो ये एक चीज़ जो लड़कों को रोक दिया जाता है और लड़कियों को करने दिया जाता है घर के अंदर, लेकिन जाना आखिर बाहर समाज लड़कों को ही ज़्यादा कि हाँ तुम्हें ही बाहर निकलना है, तुम्हें ही कमाना है, तुम्हें ही करना है. बहुत अच्छी बात आपने की, बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया. जी इधर.
सो मैं भी स्लम्स में गई हूँ, मैंने भी देखा है, बच्चों से बात करी है, लड़कियों से बात करी है, बट द फैक्ट दैट अपॉल्स मी द मोस्ट इज़, आप मतलब स्लम्स के बच्चों को छोड़ दीजिए, मेरे आसपास मेरे जो मतलब दोस्त हैं, समझ लीजिए मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, उनके साथ जब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनकी फैमिलीज जो एजुकेटेड हैं, आई वुड नॉट से एजुकेटेड, रादर आई वुड से लिटरेट हैं मतलब, एंड उनके साथ जब दे टेल मी दैट यू नो माई पेरेंट्स आर डिसाइडिंग अपॉन और मे बी यू नो प्लानिंग ऑन माई वेडिंग, लाइक दे आर 17-18 ईयर्स ओल्ड, एंड उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन के बजाय उनके मैरिज पे ज़्यादा फोकस करें. आई एम फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल, तो मतलब मेरे अराउंड ऑब्वियसली गर्ल्स हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. सो जब उनके फैमिलीज में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एजुकेशन बट ऑल्सो अबाउट देयर मैरिज, दैट फैक्ट इज़ यू नो, वो मैंटालिटी पे बात आती है, बिकॉज सबसे ज़्यादा फिर मैंटालिटी की मतलब चेंज करने की ज़रूरत है. एंड यूजुअली जब हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत लिमिट कर देते हैं. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. देर आर 3 genders एंड देर आर वेरियस सेक्शुअलिटीज़ जो हम लोग बिल्कुल भी मतलब यू नो रिकग्नाइज नहीं करते हैं. प्लस इवन टिल एन एक्सटेंट मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मेंटल हेल्थ पे लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है. सेकेंड पॉइंट आपने कहा, उसमें बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स कैसे चेंज होते रहे हैं या हमारी रिस्पांस कैसे चेंज होती रही है, बढ़ती रही है. जो 1949 में संविधान हमको मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसके मुख्य आर्किटेक्ट थे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन को चिन्हित करते हुए और उसकी प्रतिक्रिया तय की गई. बेसिकली जिसको हम लोग हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस बोलते हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था मूल भाव था. शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में और कुछ राजनीतिक पदों पे MP MLA, मूल रूप से ये शुरुआत हुई थी. उसके बाद में इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस को स्टेट्स में जोड़ा, फिर सेंटर में जोड़ा गया. बहुत अच्छी बात हुई महिलाओं के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में. मैं पुलिस से अभी रिटायर हुआ हूँ, तो 30% महिलाओं का आरक्षण है. आपको सड़क पे बहुत सारी महिलाएं ड्यूटी करते हुए अब दिखती हैं. वो एक्सीडेंट नहीं है, इट इज़ बाय डिज़ाइन, जिसकी वजह से ऐसा परिवर्तन दिख रहा है. इसके बाद में और आगे सोचा गया कि कोई और तो नहीं छूट रहा है, तो आपने देखा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS आरक्षण 2019 में शुरू किया गया कि किसी भी जाति वर्ण में आप पैदा हुए हों, लेकिन अगर आर्थिक रूप से पीछे हैं तो आपको सरकार X नंबर ऑफ तरीकों से सपोर्ट करेगी. जो आपने लास्ट पॉइंट बताया, उसके लिए बताना चाहूँगा कि सरकार ने ये महसूस किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वो एक ऐसा समुदाय है जो पीछे छूटा हुआ है और कोई सरकार की रिस्पांस अभी तक नहीं मिली थी. तो एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया गया और उसके ज़रिए बहुत सारे काम हो रहे हैं. उससे प्रीवियसली एक्ट भी आया था, उसमें है. जो मैं महसूस करता हूँ ट्रांसजेंडर के लिए खासकर, कि जितना भेदभाव हम लोगों ने इस समुदाय के साथ या इस पहचान के साथ किया है, किसी के साथ भी नहीं किया होगा. आप आज से 4-5 साल पहले तक के कॉमेडी शो देख लीजिए, तो आपको कोई ना ट्रांसजेंडर पर्सन या हिजड़ा या किन्नर बोलें, उनका मजाक उड़ाते हुए आपको खूब सारे जोक्स मेन स्ट्रीम मीडिया में मिलते थे. पुराना और देख लें तो खैर म्यूज़िक सॉन्ग ऐसे आए भेदभाव वाले. आज ऐसा नहीं हो सकता. ये परिवर्तन आया है अच्छा मीडिया में भी, और लेकिन समाज में, हमारे आपके मन में अभी उतनी सेंसिटिविटी नहीं आई. मीडिया में ज़्यादा आई क्योंकि मीडिया में हर चीज़ की जवाबदेही तुरंत है, और सोशल मीडिया ने, हर व्यक्ति के हाथ में जो स्मार्टफोन आया, इसने चीज़ों को बहुत बदला है. बहुत अकाउंटेबिलिटी आ गई है हर प्रकार की. तो बहुत अच्छी बात आपने रखी, और हम लोग को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारा काम करना है. शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आगे बढ़ना है, और समाज कल्याण विभाग इसमें काफ़ी काम कर रहा है. आप जैसे युवाओं का साथ होगा तो और अच्छा होगा. एक बात और आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आप लोग 18 साल के, जैसे आप बेटी हैं, बाकी लोग लगभग शायद 25 से ऊपर कम ही लोग होंगे. तो आज से 24 साल बाद या 25 साल बाद, जब देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी कर रहा होगा, 100 साल पूरे हो रहे होंगे, तो जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल प्रोटेक्शन के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं,
या ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं, विमेन के लिए काम कर रहे हैं, तो 25 साल के बाद क्या हम अचीव कर चुके होंगे, इस पे फोरकास्टिंग करते हैं ना पॉजिटिव तरीके से, कि अगर यदि मीडिया की भाषा में यदि सब कुछ ठीक रहा, तो अगर सब कुछ हम बेहतर कर रहे होंगे तो हम 100 साल जो पूरे हो रहे होंगे तो कहाँ पहुँचे होंगे। इस पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और लेट अस ड्रीम टुगेदर an India of our dream. So what is your dream and how are we going to fulfill that dream? तो सर जैसे एक क्वेश्चन था कि कैसे हम सरकार की पॉलिसीज़ का लिंकेज कर सकते हैं कि बेटर तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सर ऐसे ही हम लोग भी स्लम्स में जाते हैं, तो मैं एक छोटा सा केस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, जो कि मतलब जब मैंने भी सुना तो शायद आज तक मैं उस केस को भूल नहीं पाई। सर वहाँ एक फ़ीमेल थी, तो उन्होंने हमें मतलब पहले तो वो बहुत हिचक रही थी, बट हमने उनको बहुत ही जैसे घर पे हम लोगों से बात करते हैं उस लेवल का जब हमने उनको कंफर्ट दिया, धीरे धीरे उन्होंने हमें बताना अपनी चीज़ें शुरू करी कि सर वो बहुत कोई एज वाली नहीं थी, मैं भी हमारे में से किसी एज की एक फ़ीमेल होंगी 24-25 साल की, कम उम्र में सर उनकी शादी कर दी गई एंड उनकी शादी को मात्र 7 साल हुए थे एंड सर ऑलरेडी उनके 5 बच्चे हो चुके थे, 6ठा सर उनके पेट में था। सर पूरी तरीके से उनकी हेल्थ मतलब देख के हमको लग रहा था कि वो किस दौर से गुजर रही हैं, हम वो देख के भी नहीं समझ सकते। रोज़ डेली के तौर पे उनको एक डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही थी, वो अपने लिए भी कोई स्टेप नहीं ले सकती थी किसी हॉस्पिटल में जाके। तो सर सबसे पहले जब हमने उनसे बात करी तो हमने पहली चीज़ उनको ये था कि बहुत महंगा होगा, तो हमने उनको बताया कि आज के ज़माने में सरकारी अस्पताल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, 1 रुपये का पर्चा आप KGMU में बनवाइए, आप लोहिया में जाइए, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। उनका पहला था कि इतने बच्चे हैं, ये वो, मेरा पति मुझे मारेगा। उस पर भी हमने उनको समझाया कि आप महिला हेल्पलाइन को अप्रोच करिए, हम आपकी मदद करेंगे, सब कुछ होगा। सर उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कुछ नहीं होगा, वो मेरे पति को लेके जाएंगे फिर छोड़ देंगे, वो आके और मुझे ही मारेगा और वो मेरे बच्चों को भी मारेगा, मैं ये सब नहीं चाहती। सर कहीं ना कहीं सरकार बहुत अच्छी पॉलिसीज़ दिन पर दिन निकाल रही है और शायद हमारे स्ट्रैटा के लोग उनकी बहुत अच्छे से मदद भी ले पा रहे हैं, पर सर जो लोअर स्ट्रैटा है जिन तक एक्चुअली वो पॉलिसीज़ पहुंचनी चाहिए, कुछ रीजंस हैं जैसे कि उनको शायद नॉलेज नहीं है या वो मतलब स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं उन पॉलिसीज़ को लेने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा वो लेना चाहिए। सर इसका एक थोड़ा सा आइडिया मेरे भी दिमाग में आया था, जैसे कि सर अगर हम उनसे बात कर रहे हैं कि आप पुलिस में जाइए, ये करिए, शायद वो हम पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा ये तो आ जाएंगे बोल के घर चली जाएंगी। पर सर अगर हमारी ही जगह पे कोई महिला पुलिसकर्मी आए और वो उस जगह की सारी महिलाओं को ये आश्वासन दे कि अगर आपके साथ रोज़ पे रोज़ ये उत्पीड़न हो रहा है और ये बहुत ख़राब तरीके का उत्पीड़न है, आप आइए, आप आगे कदम उठाइए, हम आपका साथ देंगे। बहुत अच्छा। ये जो आपने घरेलू हिंसा का मुद्दा मूल रूप से उठाया, इस पे जो आपने काम किया उसी सिद्धांत पे यूपी सरकार भी काम करती है, यूपी पुलिस स्पेसिफिकली 112 इस पे काम करता है। ये बात योगी जी ने समझी और 2019 जस्ट कोविड आया, उससे पहले ही ये प्रोजेक्ट हम लोग ने शुरू किया था। फिर कोविड आया तो थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट, वो स्कीम आज भी अवेलेबल है। उसको हम लोग बोलते हैं घरेलू हिंसा पे प्रबल प्रतिक्रिया, एनहांस्ड रिस्पॉन्स इंग्लिश में। और उसके 2 पार्ट हैं। एक है रजिस्ट्रेशन, जैसे कि भविष्य में अगर आपको ऐसा दिखे तो आप केवल अपने नंबर से या उनके नंबर से 112 डायल कराइएगा और बोलिएगा कि ये महिला या मैं घरेलू हिंसा से प्रभावित हूँ, मेरा पति बार बार मुझे मारता है या कोई और परिवार का सदस्य पीटता है, मैं पुलिस की हेल्प चाहती हूँ। तो ऐसे में उनके घर पे पुलिस जाएगी, एक गाड़ी जाएगी, महिला कांस्टेबल होंगी, वो जाके उनका अपने सॉफ्टवेयर पे पूरा पंजीकरण कर लेंगे कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीज़ें। और अब सेकंड पार्ट आएगा प्रबल प्रतिक्रिया या एनहांस्ड रिस्पॉन्स। इस नंबर से अब जब भी कॉल आएगा घरेलू हिंसा का, तो कम से कम 3 पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँचेंगी, पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल्स एनहांस्ड रिस्पॉन्स के लिए, जिसमें महिला कांस्टेबल्स भी होंगी। और अगर पति ने मारा है कोई, क्योंकि झूठी शिकायत भी हो सकती है तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, अगर एविडेंस पुलिस को वहाँ मिलती है तो मिनिमम पुलिस रिस्पॉन्स होगा कि उस व्यक्ति को ज़रूर थाने ले जाया जाएगा और जो हमारे प्रिवेंटिव सेक्शंस होते हैं उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर और सीरियस बात है तो IPC के जो सेक्शन है उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसका
हम लोग ने जब इम्प्लीमेंटेशन किया तो ऐसे देखा कि ऐसे कौन से टेलीफोन नंबर्स हैं 112 में जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा बार कॉल आया एक साल में डोमेस्टिक वायलेंस का। तो हमको ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स मिले और उनको हम लोग ने प्रोएक्टिवली जा कर के स्कीम में लिया। जब ये स्कीम 2-3 महीने अच्छे से हो गई, चलने लगी, इसका मीडिया में भी कवरेज आने लगा, तो फिर इसकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। तो अब मेरे पास अब लेटेस्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हज़ार महिलाएं इसमें रजिस्टर्ड हैं जो इसका फ़ायदा उठाती हैं। तो जो आपने किया बिल्कुल सही किया, लेकिन उसको गवर्नमेंट से फॉर्मली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अब अगली बार घटना होगी तो आपको तो बुलाएगी नहीं, वो पुलिस को बुलाएगी। तो ये चीज़ हम लोग ने प्लग करने की कोशिश की है, एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है। इसका ज़रूर लाभ उठाएं। दे आर वर्किंग एंड उनका पूरा प्रोसेस रहता है कि लीगली एक्शन नहीं लेते हैं, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को बुला के पूरा लीगल उसको तरीके से समझते हैं। एंड काउंसलर्स स्पेशली स्पेसिफाइड पॉस्को एक्ट्स एंड ऑल उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो ट्रेंड होके काउंसलर्स उनको पूरी जानकारी देती हैं। एंड पुलिस भी जब आप जाती हैं तो वो पहले सर उनके पास ट्रांसफ़र करती है कि आप काउंसलिंग करा लीजिए, एंड उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर वो लीगल एक्शन लेते हैं। जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि आज से 100 साल बाद आप अपने इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं, जो आप काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो मेरे बच्चे 35 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन उनको माइंड से चेंज करना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का। वो बच्चे 10 से 15 साल की उम्र के होंगे जो पढ़ रहे हैं साथ में, वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हमारे साथ काम करते हैं, LGBTQ के लिए काम करते हैं। इनका माइंडसेट हमने पहले चेंज किया, फिर उनके पेरेंट्स का चेंज किया। आज हमारे साथ मिल के सारे बच्चे काम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं। तो जो इंडिया मैं 100 साल बाद देखना चाहती हूँ, वो शायद वो बच्चे हमको दिखाएंगे, क्योंकि हम तो 100 साल नहीं रह सकते, कभी भी कोई भी जा सकता है। तो हमें अपने से छोटे या जो बड़े हैं या बराबर के हैं, उनको बताना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें भविष्य में अभी वर्तमान में क्या चल रही हैं, तो तब जाके वो आगे भविष्य में भी चेंजेस लाएंगे। जो बच्चे लड़कियां हमारे साथ काम हैंगी जो काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, हमने उनको पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ाया है, उनके माँ बाप को उनके साथ बैठ के पढ़ाया है। तो आज जिनकी शादी वहाँ पे हो रही है तो वो 2 से अधिक बच्चे नहीं करते हैं वहाँ पे। तो एक हमारे पास जो नॉलेज है हमें देना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इंडिया शायद 100 साल बाद इतना चेंज रहा है। कि हमारी लगभग 65% जनसंख्या प्रोडक्टिव एज ग्रुप में, मतलब 18 to 65 के एज ग्रुप में है। हो सकता परिभाषा थोड़ी अंदर ऊपर नीचे हो, और उससे कम जो बच्चे होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, और उसके ऊपर भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। तो पर जो ये रेशियो है पूरी दुनिया में भारत का सबसे अच्छा है। और अच्छा इसलिए शायद क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम ठीक नहीं चला, जिसकी वजह से आज एक हम फ़ायदेमंद स्थिति में हैं, जिसका फ़ायदा ये हो सकता है कि जो वर्किंग क्लास वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको खूब स्किल दिया जाए, ताकि जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो या सर्विसेज खूब अच्छी हों। हम मैन पावर एक्सपोर्टर कंट्री ऑलरेडी हैं, बहुत से मिडल ईस्ट में, यूरोप में, US में, अफ्रीका में हम लोग बेचते हैं मैन पावर। हो सकता हम और भेजें जिससे हमको रेमिटेंसेस मिलें और हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो सकती है। एक व्यू ये है। दूसरा व्यू ये ज़रूर कि आज से 25 साल बाद अगर हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम प्रभावी हो जाता है तो ये वर्किंग एज ग्रुप जो पॉपुलेशन ये छोटी होती जाएगी, और हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन जो आप बोल रहे हैं बढ़ जाएगी। तो 100 साल बाद, मतलब 25 साल बाद जब हम 100 साल के होंगे तो ये चुनौती आ रही होगी। कैसे इसको डील करेंगे ये भी अभी हमको सोचना होगा। इसमें हमारे पास एक लेट स्टार्टर एडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज इस चीज़ को डील कर रही हैं और उनके पास सॉल्यूशंस होंगे। तो इस पर कोई विचार, शायद बहुत दूर की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। जैसे कि अभी एक स्कीम गवर्नमेंट ला रही थी कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे इनिशिएटिव सर और मतलब गवर्नमेंट को लाना चाहिए, तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हमने चाइना में सुना था कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे होते तो शायद एक से ज़्यादा तो एक बच्चे को मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है। तो सर कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर देखा जाए। अगर हम लोग इसको लाएंगे 1-2 साल के लिए भी तो मे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा,
क्योंकि लोगों की सोच ये है ना कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमा के लाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर कम बच्चे होंगे तो हम लोग उनको ज़्यादा अच्छे से रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट के साइड से मेरे ख्याल से लेने चाहिए। ये जो आपने कहा, हमने ऐसे उपाय किए और सफल हो गए। अब हमारा वर्किंग एज ग्रुप छोटा होता जा रहा है, मतलब उस ग्रुप में जो, और हमारा एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और आज से 24 साल बाद हमारी एजिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई है। तो हम कैसे अभी से उपाय करें जिससे कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं वो तो हम ले लें, लेकिन उसका जो नुकसान हमें आगे हो सकता है उससे हम अपने आप को बचा के रखें। जी, हमें लगता था कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब पत्नी को पति या ससुराली जन पीट रहे हैं, लेकिन मैंने जब डेटा देखा तो पाया कि नहीं, लगभग इतने ही कंप्लेंट 112 पे आती हैं जहाँ पे किसी सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात थी। फिर मैंने चेक किया, बहुत से रिकॉर्ड्स देखे, ग्रैनुलर एनालिसिस की, तो पाया कि नहीं, ये सही है, मतलब ये फेक कंप्लेंट्स या ओवर स्टेटेड कंप्लेंट्स नहीं, वाकई में घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा रूप सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है। तो आपने, कई लोगों ने बताया कि आप सीनियर सिटीजन्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या है, उनका दर्द क्या है, उनके दर्द को अगर बयां करें और साथ साथ उपाय क्या होगा? सर मेरा क्योंकि पिछले 5 साल से मैं सोशल वर्क ही पढ़ रहा हूँ, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम रहा है मेरा। तो हेल्पेज के साथ भी मैंने 1 साल काम किया है। तो जो आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि कितना बड़ा पोर्शन हमारा जो कि है एल्डरली में ही, मान 70% अराउंड, वो कोई प्रॉपर जॉब नहीं करते हुए आ रहे हैं। तो जब वो 60 क्रॉस होते हैं तो डोंट हैव द सिक्योरिटी बेसिकली। और जो 30% हैं जो रिटायर होते हैं और उनके पास सिक्योरिटी काइंड ऑफ रहती है, उनके पास पैसा रहता है, बट बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा। तो जब हम बात करेंगे 25 साल आगे की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा यूथ है इस समय, वो एक ऐसी सिक्योर्ड जॉब में हो, या उसने ऐसा सिक्योर्ड अपना फ्यूचर इनकम वाइज देख लिया हो कि जब वो उस एज में पहुंचे वो सब सस्टेन हो जाए, इवन पुट देयर मनी इन द इकोनॉमी। तो आपकी एज क्या है अभी? 23। ओके, तो 25 साल बाद आप सीनियर सिटीजन तो नहीं होंगे, बट उसके नज़दीक पहुंच रहे होंगे, सभी लोग पहुंच रहे होंगे। तो क्या अभी आपको किसी ने समझाया कि आपको, जैसे आपका जॉब मिलता है, आपको सोशल सिक्योरिटी की चिंता करना है? अभी शायद किसी ने नहीं बताया होगा, है ना? सर अभी सर ने सीनियर सिटीज़न की बात हो रही है यहाँ पे, उनको सिक्योरिटी रखनी चाहिए ऐसा सर कह रहे हैं। सर मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की कोई नीड है सीनियर सिटीजन्स को, बिकॉज मेरी भी फैमिली है, मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं और मैंने उन्हें बहुत ही खुश देखा है, अपनी जॉइंट फैमिली है। आई गेस कि बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन दीजिए, बच्चों को ऐसी एजुकेशन में रखना चाहिए, ऐसे संस्कारों में पालना चाहिए कि आगे वो आपके ऊपर ऐसी हरकतें करने से पहले सोचें कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और इन्होंने मुझे पाला है, और मैं प्रॉपर्टी के लिए इनके, मतलब लड़ना है तो हम अपने पेरेंट्स के लिए लड़ें कि ये मेरे पास रहेंगे, मैं इनकी जिम्मेदारी लूँगा, ना कि हम प्रॉपर्टी के लिए लड़ें। क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अब नहीं हैं, बट वो जब तक थे वो बहुत खुश थे। इवन हमारे घर में इसलिए झगड़ा होता था कि पापा मेरे पास नहीं आए हैं, वो बड़े पापा के पास गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस कोई भी मनी की यहाँ पे नीड है, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की नीड है। आप कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, इवन आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप सोसाइटी के लिए भी लोगों को बताएं कि अगर आप किसी एक तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं वुमेन्स की, चिल्ड्रंस की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन कोई अप्लाई करता है? नहीं करता है। उसे हैबिट में लाएंगे हम तभी सीखेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग को आज भी और भविष्य में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रमों की आवश्यकता होगी, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए जिनके बच्चे हैं ही नहीं, या जिनकी अब शारीरिक स्थिति ऐसी होगी कि घर पे अकेले रह ही नहीं सकते हैं, उनको केयर की ज़रूरत है। तो ये आवश्यकता तो निश्चित रूप से है और आगे रहेगी, और आगे वरिष्ठ जन की संख्या बढ़ जाएगी। जब मैं वरिष्ठ होऊंगा 20 साल 25 साल बाद, तो मुझे आवश्यकता होगी, तो मुझे ऐसे होम की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरे बच्चे हो सकता है कहीं दूर हो और आवश्यकता पड़ेगी।
लेकिन आपकी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ज़्यादातर हल परिवार के स्वयं के पास है कि हमको अपने बड़ों का ध्यान रखना है और हमको सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देना है कि जाओ वरिष्ठ नागरिक आश्रम में रहो जा करके। तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रगति हुई है। एक कानून भी बनाया गया जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए है, जिसके मुख्य अंश यही है कि बच्चों का भी हाँ बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माता पिता का भरण पोषण यानी मेंटेनेंस करना। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी रेमेडी भी दी गई है। हर एक तहसील के जो एसडीएम होते हैं उनको एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। समरी प्रोसीडिंग होती है, मतलब 3 महीने के अंदर और हो भी जाता है जल्दी से। उसके अलावा हमारे विभाग की ओर से एक 16 अधिकारी, एक वकील नियुक्त किए गए हर तहसील में, जो सीनियर सिटीजन की तरफ से केस प्रस्तुत करते हैं। और इसी के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है जो वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए है। और मैं समझता हूँ अगर अमृतकाल के लिए मंथन करें तो बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा। हर तरीके से वरिष्ठ नागरिक, जैसे आपने बताया, परिवार के साथ रह रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक जो किसी भी कारण से परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य क्षेत्र होंगे। और सोशल सेक्टर का आपका भी बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें दायित्व होने वाला है और सरकार का भी दायित्व बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र भविष्य में होगा, इस पे काम करना होगा। 1-2 सवाल और लास्ट में या प्रतिक्रिया चर्चा कर लेते हैं। समय पहले अराउंड 3-4 ईयर्स पहले सर स्वराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी नेशनल लेवल पे फॉर द एल्डरली केयर एजुकेशन, जो सर यूपी एंड इंडियन सोसाइटीज़ में बिल्कुल नहीं है। एंड सर एल्डरली, जैसे हम कहते हैं कि एक मदर को कैसी केयर चाहिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन को कैसी केयर चाहिए, एक पुरुष को कैसी केयर चाहिए समाज में, बट कोई आज हमारे यहाँ बात नहीं कर रहा है कि एल्डरली को कैसी केयर चाहिए, उनके लिए बेड्स कैसे होने चाहिए जब वो एल्डरली हो जाए। बाथरूम्स की स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो जाता है सर। ठीक है, आप मिडिल क्लास हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसे। एंड सर जो इश्यूज़ होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, वो सर शुरू होते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, जो बेसिक सर मेरा खुद का अनुभव रहा। तो सर कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे उनकी मेंटल स्टेज को समझ के उनको कंक्लूड किया जाए और कैसे उनको समझ के आगे बढ़ाया जाए, या उनकी प्रॉब्लम्स अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुन के कैसे डील करना, ये सर ना हमारे यूथ को इस समय पता है, ना इसके एजुकेशन की कहीं बात हो रही है। तो सर ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा आफ्टर 25 ईयर्स, जब हमें एल्डरली बहुत सारे होंगे सोसाइटी में और उनसे डील कैसे कर सकें हम उनसे। तो सर ओल्ड एज होम एंड उसकी सर जो आवश्यकताएँ हैं वो शायद कुछ कम हो सके सर, पूरी नहीं हो सकती। जैसे आपने कहा सर कि जिनके बच्चे नहीं हैं उनको लिए तो ज़रूरी है वो चीज़, तो ये सर बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। सर मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। मैं, जैसे आपने बोला कि 25 साल में हमारा पानी की सुविधा कितनी हो जाएगी, हम एल्डर लोगों का कितना वो हो जाएगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि 25 साल में हमारे जानवरों की स्थिति क्या होगी। बट ये सवाल हमारा मुझे हर इंसान समझ आता है। जरूर इस पे चर्चा करते हैं। मुझे जो लगता है, कोविड की बहुत बड़ी चुनौती थी, बड़ी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन जब लॉकडाउन आया तो मुझे लगता है कि धरती माँ एक बहुत बड़ा संदेश हम लोग को दे रही थी, जो हमने सुना लेकिन फिर हमने मिस कर दिया है। क्या हुआ था? नदियों में प्रदूषण खत्म हो गया ना, मछलियां उछलने लगी, हरिद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, हाँ, तारे दिखने लगे थे। जानवर की बात करें तो हिरन सड़कों पे घूम रहे थे। तो मैं ऐसे रिवर्स भी बताऊं आपको, मेरा घर महानगर में है, जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का ऑफिस है, उसके बगल में एक बहुत बड़ी सोसाइटी आई। वहाँ पे करीब 100 आम के पेड़ लगभग रहे होंगे, उसमें बंदर रहते थे, चिड़िया भी रहती होंगी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी शहर के अंदर थी। अब उसको काट करके वहाँ पे 1000 पौधों की जगह 1000 घर आ गए। तो जो बायोडाइवर्सिटी थी वो समाप्त हो गई। केवल एक प्रजाति बची, बंदर, क्योंकि वो थोड़ा मजबूत था, रेजिलिएंट था। वो इन फ्लैट्स के बनने से पहले हमारे घरों में वो बंदर कभी नहीं आते थे, हमको पता नहीं था कि बंदर बगल में रहते हैं, क्योंकि वो रहते थे। अब वो हमारे घरों में आते हैं, गमले पटकते हैं, नुकसान करते हैं, तोड़ते हैं, और हम लोग गुस्सा करते हैं कि बंदर आ रहे हैं ना, इन बंदरों का उपाय करो। बंदरों का उपाय थोड़ी करो, वो हमारे घर थोड़ी आया, हम उसके घर चले गए, हमने उसके घर को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से बंदर अब
वो हमें नहीं परेशान कर रहा है, वो स्वयं परेशान है। और बंदा थोड़ा एक्टिव जीव है, आई एम श्योर उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी ज़्यादा हैं, तो हो सकता मन में वो फील भी करता हो तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मैं भी तुम्हारा घर तोड़ूंगा अगर, फिर ना शायद हो सकता है ऐसा होता हो। तो अब रिवर्स इस पे अगर हम जाएं तो मुझे लगता है कि अगले 25 वर्ष में या अगले और वर्षों में एक ऐसी चेतना की ज़रूरत है कि अब शहरों को बड़ा मत करो, शहरों को बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करने पे काम करो। वर्टिकल, दुनिया में सब जगह ये प्रूव हो चुका है कि वर्टिकल लिविंग, जिसमें कार्स बहुत कम हो, आप मेट्रो या रैपिड रेल ऐसे सिस्टम्स को यूज़ करते हो, जिससे कि आपका इकोनॉमी का जो दबाव लैंड पे है वो कम हो। जब कम होगा तो एनिमल्स के लिए जो नेचुरल हैबिटेट है वो हम लोग ज़्यादा छोड़ रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट ये मैं बहुत फंडामेंटल प्लेन की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ। अब कैसे इसको लीगली किया जाए, कैसे इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए, इसके ऊपर सोचना होगा। लेकिन फिर मैं याद लाऊंगा कि कोविड ने, धरती माँ ने हमको एक संदेश दिया कि तुम लोग बहुत फैल गए हो, तुम्हारी ना जितना लैंड पे तुम्हारा अधिकार है, तुम अपनी भागीदारी से बहुत ज़्यादा भागीदारी क्लेम कर रहे हो, जिस बाकियों का भी हिस्सा है उनको भी हिस्सा दो। वो हमने मैसेज ग्रहण किया, लेकिन कोविड को हमने कंट्रोल कर लिया, फिर हम उस मैसेज को भूल गए, फिर हमने उतनी दौड़ लगानी शुरू कर दी। उदाहरण एक देता हूँ और फिर आप लोग से प्रतिक्रिया चाहूँगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा है। लेकिन जब कोविड आया तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल हो गया कि कोई हमसे भी पूछ रहा है तो हम बोल रहे हैं ऑनलाइन कर लो, वो भी कॉन्फिडेंटली हमसे बोल रहे हैं कि हम क्या आपको वीसी पे आपको ये प्रोडक्ट डेमो दे दें या ये चर्चा कर लें। मेरे ख्याल से ये बड़ा सुखद परिवर्तन था, टाइम एफिशिएंसी, मनी एफिशिएंसी दोनों लेके आया था। लेकिन कोविड के जाने के बाद हम फिर से वहीं पे वापस पहुंचते जा रहे हैं। ऐसी ट्रैवल जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि शायद किसी को प्रोडक्ट डेमो दिखाने जाएंगे, अगर ऑनलाइन होगा तो माल नहीं बिकेगा, उसके चलो दफ्तरी चलो उसको जाके तब ठीक से माल बिकेगा, ऐसी एक सोच हम लोग की है। तो इसको अगर हम परिवर्तित कर पाएँ, और इतना बड़ा मतलब दुनिया को इतना बड़ा मैसेज मिला है, बट वी हैव मिस्ड दैट मैसेज। आई फील वी शुड नॉट मिस इट, वी शुड कीप इट विद अस, और इस पॉलिसी पे काम करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, ये आई थिंक मेरे ख्याल से आज का अंतिम विषय रखते हैं इसको चर्चा के लिए, कि हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग्स के तो सीनियर सिटीजन, महिला सब चिंता करें, लेकिन असली चिंता तो हमें जानवर की करना चाहिए। आपने पिछले 1 साल में कितने लोगों ने केचुआ देखा? कहाँ? घर के आसपास? अच्छा, तो इसका मतलब कोई अच्छा आपके आसपास होगा। मेरे घर के आसपास कोई केचुआ नहीं दिखता। एक तो क्योंकि वो सब कुछ पक्का हो गया, टाइल और सब पक्का करा दिया गया। उसके अलावा गांव में भी मैं जाता हूँ तो वहाँ भी केचुआ नहीं दिखता मुझको, क्योंकि इतना कीटनाशक, खाद, केमिकल डाली जाती है कि केचुआ नजर ही नहीं आता हमको। गौरैया, स्पैरो कितने लोगों को दिखती है? दिखती है थोड़ी बहुत। हाँ, गौरैया गाँव में दिख जाती है क्योंकि छप्परों के अंदर रहती है, उसको थोड़ी जगह मिल जाती है। लखनऊ में भी, शहर में भी है। हाँ, मेरे घर के पास गौरैया है, और काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया है, उसके जो स्पेशल घोंसले छोटे वाले होते हैं वो भी लगाए हैं, तो गौरैया, हाउस पैरो नज़र आती है। तो कुछ अब अंतिम विषय चर्चा का हम लोग एनिमल्स के ऊपर, पशुओं पे करते हैं। सर, जब पैंडमिक आया था कोविड, तभी मैंने अपनी एनजीओ को इस्टेब्लिश कर दिया था, और ऐसे दिन में किया था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। सब 15 अगस्त को मेरा सर्टिफिकेट आया, पूरी टीम एक्टिव हो गई, और 15 अगस्त को ही हम लोगों ने ड्राइव स्टार्ट कर दी। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि आने वाले 25 सालों में कैसे हम अपने देश को देखना चाहते हैं, तो सर क्या आने वाले 25 सालों में हर आदमी, हिंदुस्तान का हर इंसान देशभक्त बन सकता है? बनना ही पड़ेगा। और अपने यहाँ देशभक्तों की कोई ऐसा सर्वे तो नहीं हो सकता। हाँ, देशभक्ति खूब है, लेकिन ये कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है, इसके ऊपर अलग अलग मत हो सकते हैं। और ये पशुओं की चिंता करना, क्या ये देशभक्ति है? मुझे लगता है कि देशभक्ति से और आगे बढ़ के चीज़ है। ये तो पूरी धरती की भक्ति है, मतलब हम धरती माँ की चिंता कर रहे हैं, वो है। बाकी दृष्टि वापस उसी सवाल पे आते हैं हम लोग। आई थिंक देशभक्ति को यहीं वापस ले लेते हैं, और पशुओं के लिए क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं।
सिंपली अगर हम बात करें एनिमल्स के लिए तो हमें नॉर्मली सिर्फ ह्यूमैनिटी वापस से जगानी है। मेरे मोहल्ले में सर, मेरे घर के बाहर 6 मेरे बच्चे हैं, मतलब डॉग्स हैं हमारे। वो मजाक बनाते हैं लोग कि मैं बच्चा बोलता हूँ उन्हें, मैं जाऊँगा सब पहुँचते हैं। कई बार बहस भी हुई कि घर के सामने अब उनके रहने की कोई जगह नहीं है। एनिमल क्रुएल्टी बढ़ने का रीज़न ये भी है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं लोग दौड़ा लेते हैं, या इस वजह से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उस रीज़न को नहीं जानते कि क्यों दौड़ाया या क्या रीज़न रहा है, तो उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। दूसरा इनका सर जो रूल है, मतलब कि जो आपका अगर आप एक डॉग को मार देते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी क्राइम के ऊपर आता है उस पर कोई वैसा कोई नहीं, 50 रुपये का फाइन है, आदमी आराम से बच जाता है और उससे डरता भी नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है जो एनिमल्स के लिए हमें देखना पड़ेगा। और अर्बन वाइल्ड लाइफ में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि जो हम लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके से एनिमल्स की संख्या काउंट उतना ही, उन्होंने हमें से हमारे साथ रहना सीख लिया है। जैसे रोहन जी के अभी कई बार सांप उस एरिया में निकला है। सर मैं लखनऊ की अगर बात करूँ, लखनऊ का सबसे पॉश एरिया अगर हजरतगंज की बात करूँ, वहाँ के चौराहे से मैंने रेस्क्यू किया है, ठीक है। शक्ति भवन की बिल्डिंग से 8 फुट लंबा पाइथन रेस्क्यू किया है। आप इमेजिन करें कि वो कितने प्यार से हमारे साथ रह रहे हैं, बट अगर हमें दिखता है तो हम पैनिक करते हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या हम उनके बराबर के हैं। उन्होंने हमें सहन करना सीख लिया है सर। ऐसे कई सारी बर्ड्स हैं जो यहाँ पर रह रही हैं। पाइट हॉर्नबिल एक बर्ड है जो कि हमारे लखनऊ में मिली, वो आपके कुकरेल फॉरेस्ट में। आप कल को जब जू शिफ्ट होगा वहाँ पे, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी। तो जैसे सरकार का बीच में एक मुहिम चली थी कि अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो रहा है, आपको कहीं पे दिख रहा है कहीं पे एक्सीडेंट है, इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी का कोई घायल है, तो आप उसको छोड़ के ना जाए, उसको ध्यान दे। मतलब कैसे होता है कि भाई पुलिस हमसे क्वेश्चन करेगी कि आपने ही मारा है या क्या हुआ है, तो ऐसा जानवरों के लिए क्यों नहीं है? जानवरों की जान क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके सामने आपका कोई कुत्ता का लड़ जाता है तो आप निकल जाते हो कि ठीक है यार कुत्ता ही तो है, कोई बात नहीं, बट जानते हैं आपको कि कुत्ते के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी आपके ऊपर, या आपके ऊपर मतलब कि ठीक है उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप छोड़ के निकल जाते हैं। तो इस पे भी एक हम अगर प्रॉपरली एक एनिमल्स एक्ट प्रॉपर चीज़ें हो कि हाँ अगर आपका सीसीटीवी में आपके ऊपर डॉग की भी अगर आपने हिट किया है तो उसके भी ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास ना प्रॉपर एड्स हैं, ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं जिसके लिए हम लोग एक्ट कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल से हम बात करें, अगर हम एनिमल रेस्क्यू करते तो कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत फ़ोन किया जाता है एनजीओ को कि आप आके बचा लो, कुछ भी कर लो। बट एक इंसान को नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। वो भी उठा के एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो हाथ नहीं लगाएंगे, वो खुद से आगे नहीं आएंगे, वो चाहते हैं कोई आके कर जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम ये भी आपके सामने लगाना चाहते हैं कि सर जो एनजीओज़ वर्क करते हैं उनके पास भी वो खुद कहीं से अर्न करते हैं और इस चीज़ में लगाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं वो चीज़ कि ये एक नेग्लेक्टेड पार्ट है। अभी हमारे सरकार की नई सेवा चालू हुई है एनिमल एम्बुलेंस, जो कि सर वर्क कर रही है केवल 10 से 10 तक के लिए, और मैक्सिमम जो केसेस आते हैं वो रात के ही आते हैं, क्योंकि कहीं पे लाइट्स नहीं है, कहीं पे जैसे हम लोग काम करते हैं तो कॉलर्स उनको रेडियम कॉलम्स देते ताकि उनके कॉलर चमके, आपको दिखे कि लाइट में कि वहाँ पे कोई कुत्ता सो रहा है। तो मैक्सिमम केसेस रात को ही हैं सर, और उस टाइम पे हमारी एनिमल एम्बुलेंस अगर वर्क नहीं कर रही है, जिसमें पैरावेट नहीं अवेलेबल है, तो वो एक आम इंसान कैसे उस चीज़ को आगे लेके आ सकता है। तो हमें मेरे हिसाब से सोल्यूशन यहीं पे कि हम एनिमल एम्बुलेंस को 24/7 करें। सर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, सब कुछ आता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो चलती तभी है जब तक हम पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के इसमें हाथ लगाने से पहले हमें खुद को जिम्मेदार करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं खाना खिला रही हूँ कुत्तों को, कल मेरे बच्चे आएंगे मुझे दिखेंगे अरे ये रोज़ खाना खिलाती है, वो अपने उसको रूटीन में डाल देंगे। आज हम उनको, क्योंकि हम कई लोग हैं जो हम कम्युनिटी डॉग्स को, जानवरों को कहते हैं कि सड़क छाप कुत्ते हैं, इनसे दूर रहो। पहली बात तो मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो सड़क छाप कुत्ते नहीं हैं, पूरी तरह से हम पे निर्भर हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। एक जानवर का मन, एक कुत्ते का मन उतना ही नासमझ, उतने ही मतलब नासमझ रहता है जितना एक बच्चे का रहता है। तो हमें उनको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। हम ना करें उन्हें प्यार, हम ना उन्हें प्यार जताएं, लेकिन हम एक टाइम का खाना शायद उन्हें, इतने कैपेबल हम सब हैं यहाँ पे कि दे सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे हूँ इतने लोगों के बीच में, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पहली बार मौका मिला कि आप अपनी तरफ से जानवरों के लिए एक स्टेप लेंगे, धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो चेंज होते होते काफ़ी चेंज आ जाएंगे कि ड्रीम इंडिया हमारा शायद हो सके। दादी से नानी से आप पूछेंगी तो पहली रोटी गैया की, फिर दूसरी रोटी कुत्ते की ना, तो
जो आप बोल रही हैं वो शेयर देने की परंपरा रही है, जो कि हम भूल गए हैं। उसको वापस हमको अपने, उसको चाहे एक रोटी माने, चाहे जैसे माने, चाहे डोनेशन मांगे, ज़रूर हमको देना चाहिए। सर कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को एक ये चीज़ दिमाग में बैठ गई है कि सारे जो और इकोसिस्टम में जीव हैं या पेड़ पौधे हैं वो हम पे डिपेंडेंट है। हम ये नहीं समझ रहे कि इकोसिस्टम पूरा इंटरडिपेंडेंट है, हम भी उन पे डिपेंडेंट है और वो भी हम पे डिपेंडेंट है। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, अगर हम उनके साथ गलत कर रहे हैं इट विल रिजल्ट आउट टू कि हमारे साथ भी गलत होगा, तभी हम एक्टिवली उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो सर इस पूरे टॉपिक का अगर मैं एक शॉर्ट में बोलूँ, जो एक मेरा आइडिया है कि सर वेदर एनवायरनमेंट पे जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है या जानवरों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सर हमें बेसिक लेवल पे जो आज की फ्यूचर जनरेशन है उनको छोटे क्लासेस से ही छोटे छोटे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ये पढ़ाना, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चाहिए और उसी लेवल से उनके अंदर ये चीज़ें डाल देनी चाहिए कि आपको अपने बड़ों की भी रिस्पेक्ट करनी है जो कि आगे जाके एल्डर होंगे, आपको जानवरों की भी रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि आप भी उन पर डिपेंडेंट हो, और आपको अपने इन्वायरमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है सर, क्योंकि वही है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन। इनफैक्ट ऐसा स्कूल्स में शायद किया जा सकता है, होता कई स्कूल करते भी होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कूल में एक जू बनाओ और बंद करके जानवर, वो तो गलत संदेश होगा। लेकिन ये कि चिड़ियों के लिए दाना डालने का स्थान है, बच्चे दाना डालते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, बिकॉज ना इन चीज़ों में डूइंग इज़ लर्निंग। हम क्लास में पढ़ा सकते हैं लेकिन पता नहीं कितने लोग इम्बाइब करें ना करें, बट एक्चुअली करें। जैसे मैंने यूपी में देखा, गुजरात में बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, हर थाने पे देखा मैंने लगभग, लेकिन हर घर हर जगह होता है, एक पोल बनाते हैं और उसके ऊपर एक गोल सा, हाँ एनिमल फीडर, हाँ एनिमल फीडर ही है, लेकिन मतलब एनिमल फीडर वर्ड आने से बहुत पुराना है, और ऊपर उसको ऐसा बनाया यूँ जिससे कि उसको प्रेडेटर्स, हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, एक पोल बनाते हैं चाहे सीमेंट का चाहे लकड़ी का, और उसके ऊपर एक ड्रम के आकार का समझे बनाते हैं, उसमें छेद होता है जिसमें चिड़िया के उसके अंदर बैठ जाती है, मतलब एक बर्ड शेल्टर भी है और वहाँ पे पानी भी रख देते हैं और एनिमल फीड, ये बर्ड फीडिंग का व्यवस्था भी करते हैं। और ऐसा यूँ बनाते हैं कि अगर नीचे होगा तो बिल्ली उल्ली मार लेगी उसको आसानी से, चिड़िया को, तो वो उल्टा मतलब भला करने के बजाय नुकसान हो जाएगा। हालांकि उसका सोचना कुछ लोग का ये भी है, तो ये फूड चेन है, कोई बात नहीं, मार भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ा, उसको निपट नहीं। मैं सहमत हूँ कि हम प्रिवेंशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। ऐसा हम लोग को ज़रूर करना चाहिए कि अपने हर विद्यालय से हम ऐसा सिस्टम शुरू करें जिसमें एनिमल्स कैप्टिविटी में नहीं है, फ्री हैं, और हम उनको किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जब ऊपर के लेवल के लोग कहते हैं कि मतलब जैसे कि मोदी जी ने गिर गाय का बड़ा प्रमोट किया, आज के समय गिर गाय का दूध काफ़ी महंगा बिक रहा है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इंडियन मतलब जो काऊ ब्रीड है उनका काफ़ी अच्छा मिल्क है, जिससे कि हम लोग की तरफ भी अब काफ़ी सारे लोग मतलब इंडियन गाय मतलब रखने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ऊपर के तबके के लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक नीचे के लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमने देखा है कि मतलब जो ऊपर वाले करते हैं वही नीचे वाले भी करते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि ऊपर के लेवल के जो लोग हैं, जो अपर सोसाइटी हैं, वो आगे आए, वो थोड़ा प्रमोट करें, लोग फॉलो करते हैं नीचे वाले। और बहुत सारे एनिमल के लेवल पे मतलब बहुत सारे काम हैं जो मुझे लगता है करने वाले हैं। जैसे कि एनिमल हम कहते किसे हैं, कुछ लोग खाते हैं, क्या वो एनिमल्स नहीं है? पिग एनिमल नहीं है, वो भी एनिमल्स हैं। तो अब उन पर भी काम करिए, उनकी बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद भी इनिशिएटिव कई सारे लिए, जैसे जिन पे ले सकते थे उन पे हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने काऊ के लिए हर घर पे हम लोगों ने खुद से मतलब अपने मन से जो नांदे होते हैं उनको सबके घर के आगे रखवाया, उनसे बोल दिया कि आप बस उसमें पानी भर दीजिए, हम लोग आपके पास रख रहे हैं। जो भी मतलब स्ट्रीट में घूमती हैं, जब से नगर निगम आने लगे तब से काऊ भी मतलब कम हो गई हैं, लोग फूड निकालते हैं। मतलब मैंने देखा है कि अपनी सोसाइटी में लोगों की आदत है, हैबिट है कि एक गाय के लिए सबसे पहले निकाला जाता है, हम लोग के घर पे चारा वारा के लिए उनके लिए निकाला जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि सोसाइटी से गाय भी हट रही हैं, क्योंकि उन्हें ले जाया जा रहा है। और उनकी कंडीशन तो सबको ही पता है, जो लोग भी गाँव में एक बार जाके देख लें तो मतलब उनको लगेगा कि इससे अच्छा तो पहले थी, अब इन्हें जहाँ ला के रख दिया गया। मतलब गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छी ला रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। सर हम लोग मेन स्ट्रीट एनिमल्स के इलाज के लिए काम करते हैं, और एनजीओ स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वेटनरी के अंडर सीखा पहले, फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की ताकि जैसे कि अदर लोगों को पास कर सके, सिखा गाइड कर सके कि एक बेसिक ट्रीटमेंट। सबसे हम लोग जाते हैं रेस्क्यू करने, तो जैसे रात को तो मोस्टली लोग हम लोग को कहते हैं कि रात को इतनी कैसे आ गए, और स्पेशली अगर जब फीमेल मेंबर्स रहती हैं साथ में तो दिक्कत ये होती है, सोसाइटी कहती है
लड़कियों को इतनी रात को निकलना अच्छा नहीं होता, अच्छे घर की लड़कियां नहीं निकलती। और कई बार तो पुलिस से कई बार होता है कि पुलिस वाले इंक्वायरी करने लगते हैं, इंक्वायरी करते हैं, कहते हैं एनिमल छोड़ो घर जाओ इतनी रात हो गई है। तो ये चीज़ें हम लोग को फेस करनी पड़ती है। एक ऐसी घटना हुई थी रात को 11-12 बजे, एक बछड़ा था जिसको शायद कुछ कुत्तों ने काट लिया था या किसी कारण से उसको चोट लगी थी और उसको रिकवर करना था। तो जो सरकारी तंत्र था वो स्लो हो रहा था रिस्पॉन्ड करने में। तो हम लोग ने फिर रोहन ने आपका एक फेसबुक पेज है उससे मोबिलाइज़ किया और बहुत अच्छे से रिस्पांस मिला। फिर अगले दिन हमने तय किया कि ये तो एक लखनऊ की बात थी और ऐसे फिर पूरे यूपी के एनजीओज़ को हम लोग ने डिटेल संकलित किए जो वॉलंटियर करते हैं इस तरह काम के। तभी 112 में जो एनिमल रिलेटेड शिकायत आती हैं उसका केवल एक ही सिस्टम तब तक था कि हम डीएफओ को, फॉरेस्ट ऑफिसर को बताएंगे, लेकिन उसके बाद से हमारे पास करीब 450 एनजीओज़ की लिस्ट आ गई और उनको भी हम बताते हैं कि ये कंप्लेंट है या ये स्ट्रे एनिमल है, स्नेक मिला है, कुछ और मिला है, और उसको हम लोग फिर उस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। तो जो आपने कहा वो समस्या है और उसका हल भी एक सिस्टमेटिक हल निकालने की कोशिश की गई है। आगे और अगली समस्या को हल करेंगे। इस मामले में प्रधानमंत्री जी मोदी जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हम लोग को रोज़ उसी समस्या को हल अगर कर रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको चीज़ों को सिस्टम में डालना है, ऑटो पायलट पे डालना है, एक प्रणाली बनाना है और उसको काम कराना है, फिर उसके बाद अगली प्रणाली हम लोग को बनाना है। ये प्रणालियाँ बनाने की व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं होगी, लेकिन हम लोग को निरंतर आगे बढ़ना है। जैसे कि यही अगर एनिमल रेस्क्यू हेल्पलाइंस हैं, रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं, तो एक तरीका है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। दूसरा ये कि सबकी ऊर्जा एनर्जी एक साथ मिली हुई है, कुछ भौगोलिक क्षेत्र बांट लिए हैं, कुछ टाइम बांट लिया है, कुछ विशेषज्ञता बांट ली है और उस पर हम लोग काम कर पा रहे हैं। मैं आई थिंक समय आज का पूरा हो रहा है और चर्चा बहुत अच्छी रही। समीक्षात्मक तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अगले 25 वर्ष में हम लोग को एटीट्यूडनल लेवल पे, मतलब मनोवृत्ति के लेवल पे जाके अगर मैं बात करूं तो क्या परिवर्तन चाहिए वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पहला मुझे लगता है कि हम लोग को जितना हमने करप्शन को दूर करने का प्रयास किया उससे और डबल या 4 गुना प्रयास करने की ज़रूरत है। तो जब तक हम लोग सच्चा काम नहीं कर रहे होंगे, और सच्चा मतलब करप्शन भी है और साथ साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, कानून के हिसाब से बराबरी का काम हो, तब हम लोग समाज को अच्छी दिशा में ले पाएंगे। अगर सच्चा काम नहीं हो रहा है तो कितनी भी अच्छी नीतियां हम लेकर के आएँ, अगर हमारे सबके मन में ये विचार है कि इसमें से कमीशन कैसे निकालना है, इसमें से कितना खा जाना है, तो नीति फेल होना निश्चित है। और सच्चा काम के साथ साथ मुझे लगता है दूसरा काम है जो कि पक्का काम बहुत ज़रूरी है, परफेक्शनिज्म। जो भी काम हम कर रहे हैं उसको एकदम ग्लोबल स्टैंडर्ड का करना है। जो काम हम कर रहे हैं वो ग्लोबल बेंचमार्क बनेगा, इस उद्देश्य के साथ हम लोग को काम करना है। हमारी प्रतियोगिता कोई कानपुर से नहीं है, कोई पटना से नहीं है, बंगलौर से नहीं है। हमारी प्रतियोगिता अगले 25 वर्ष में पूरी दुनिया से है। तो हमको इस तरह के सिस्टम्स बना के काम करना है। मैं दूसरे उदाहरण से अगर बोलूं कि अगर हमें काम दिया गया एक पुल या एक सड़क बनाने का, और अगर हम सच्चा काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें से बेईमानी करेंगे और काम खराब हो जाएगा। तो हमको सच्चा काम पहला करना है, दूसरा पक्का काम करना है। हो सकता है हमने बेईमानी बिल्कुल नहीं की, लेकिन हमारा डिज़ाइन ही गड़बड़ हो गया, हमने ऐसा डिज़ाइन बनाया या हमने ऐसा प्रोसेस बनाया कि सड़क बैठ गई या उस पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो परफेक्शनिज्म वाला काम भी हमको करना है। और तीसरा, अगर सड़क के उदाहरण पे चलूँ तो सच्चा काम और पक्का काम के साथ साथ कानूनी काम भी बहुत ज़रूरी है। सड़क बन गई लेकिन हम उस पर कानून लागू नहीं कर पा रहे, लोग बिना सीट बेल्ट के चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं। तो जो हमने सड़क अच्छे काम के लिए बनाई उसमें अच्छा काम होने के बजाय दुर्घटनाएं होने लगी, लोग मरने लगे, लोग को चोट लगने लगी। तो हम लोग को, मुझे लगता है बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर मैं एटीट्यूड्स की बात करूं तो सबसे पहले ईमानदारी बिल्कुल रग रग में हमारे आनी चाहिए, डीएनए में आना चाहिए, परफेक्शनिज्म हमारे डीएनए में आना चाहिए और कानून के हिसाब से चलना हमें आना चाहिए। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि
आने वाला समय अवसरों से, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होगा, चुनौतियों से भी भरा हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा समय होगा। आपका समय होगा। मेरी युवावस्था तो निकल चुकी है, मैं अब 53 साल का हूँ, आपकी युवावस्था भी शुरू हुई है, तो खूब अच्छा योगदान करिए। इस कालखंड का इस अगले 25 वर्ष में अपना योगदान भी करिए और अपने देश को भी हमें बढ़िया करना है और साथ साथ पूरी दुनिया में हमको बढ़िया करना है। जैसे हमने पर्यावरण की बात की, पशुओं के संरक्षण की बात की, तो हमको बहुत बड़े दर्शन के साथ काम करना है, इस आशा के साथ कि आने वाला समय खूब अच्छा होगा। और मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार लगातार इसलिए काम कर रही है कि कैसे समाज के जो जागरूक साथी हैं वो और सरकार के जो विभाग हैं मिल करके काम करें। समाज कल्याण विभाग का काम ही यही है। जैसे मैंने शुरू में कहा, जितना समाज कल्याण मेरा विभाग करता होगा उसका 100 गुना तो समाज स्वयं करता है। धर्मशाला खोल करके, वृद्धाश्रम खोल के, अनाथ आश्रम खोल के, आप जैसे शिक्षण वाले कार्य करके, तो आपसी सिनर्जी बहुत ज़रूरी है और उसको बनाने के लिए हम लोग काम करना है। आज का जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो की चर्चा है, ये शायद इसका एक अच्छा कदम है। हम लोग फिर आगे भी मिलते रहेंगे, बड़े ग्रुप में भी और छोटे ग्रुप में भी। जो आपके मन में विचार आए उसका एक पेज 2 पेज का एक प्रोजेक्ट प्लान बना लीजिए, उसको लिखिए। जिन प्रोजेक्ट्स पे हम सीधे समाज कल्याण में काम कर सकते हैं वो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, ट्राइबल्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और काफ़ी हद तक महिलाओं के लिए। करीब 80% समाज मैंने कवर कर दिया इसमें, जिनके लिए समाज कल्याण डायरेक्टली काम करता है। तो मिलके काम करने में बड़ा आनंद आएगा और सब कुछ विचार है, आइडिया है। पैसे तो अच्छे विचार को मिल ही जाएंगे, तो अच्छे विचार आपको लाने हैं और साथ साथ ऐसे विचार जो सिस्टम बनाने वाले, प्रणालियाँ विकसित करने वाले हैं, तो उस पर प्रभाव भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा और हम सबको संतुष्टि होगी कि मोदी जी के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हमने एक सिस्टम बना दिया, इसको ऑटो पायलट पे डाला, अब अगले काम पे आ गए, अब अगला सिस्टम बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।